ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 11 है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एप्लीकेशन हमने स्टार्ट किया था। 2 एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बताए थे। तो दूसरा एप्लीकेशन था कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट वैल्यू या यूँ कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए फार्मूला बताया है ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। फिर हमने कहा था कि जैसे हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं और हमें नहीं मालूम कि इसमें से कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, तो सिंपली आपको दिमाग में ये रखना है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम कैथोड की वैल्यू मान लेंगे और जिसकी वैल्यू कम होगी उसे हम एनोड मान लेंगे और ज़्यादा वाली वैल्यू से कम वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी हमारे पास होगा उसमें हम ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ई नॉट की वैल्यू निकल जाती है। यदि हमें ये नहीं पता है कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे हम कोई और एग्जाम्पल ले लें। हम दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। जैसे है हमारे पास Fe2 प्लस Fe, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, दैट इज माइनस 0.44 वोल्ट। और दूसरा हमारे पास है, दूसरा कोई और इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, जैसे कॉपर ही है हमारे पास Cu2 प्लस Cu, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दी हुई है सपोज प्लस 0.34 वोल्ट ये है इसकी ई नॉट की वैल्यू। अब हमें ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट इज इक्वल टू हमने बताया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने कहा कि हमें नहीं मालूम कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है इन दोनों में से, तो हम बस ये देखेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो ज़्यादा वाली वैल्यू जो होगी वो क्या किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की जगह पे, कैथोड की तरह, और जो कम वैल्यू वाला होगा वो एनोड की तरह। कहने का मतलब ये है इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव प्लस में है जबकि आयरन का जो है वो माइनस में है, इसलिए ये कैथोड है और ये एनोड। तो हम क्या करेंगे प्लस 0.34 वोल्ट माइनस प्लस 0.44, तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ई नॉट कैलकुलेट करना है तो हम ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को जो है माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है। थर्ड एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड एप्लीकेशन दैट इज प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसका क्या मतलब होता है, हमें ये देखना है कि दिया हुआ रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं। कहने का मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो आपका होगा या नहीं होगा, मान्य है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे कि दिया हुआ जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, यदि ई नॉट की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, सिंपल सा मतलब है कि यदि ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो रिएक्शन होगा वो फिजिबल होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो फिजिबल होगा। यदि ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगा। सेकंड, यदि ई नॉट की वैल्यू निगेटिव आती है, ई नॉट की वैल्यू जो है निकालने पर इसी फॉर्मूले से ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से यदि नेगेटिव आती है तो ये रिएक्शन नॉन फिजिबल, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा वो नॉन फिजिबल होगा। तो सिंपल सा देखिए है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि रिएक्शन में मतलब जो भी दिया हुआ है उस पे ई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। ई नॉट की वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो वो फिजिबल होगा, वो रिएक्शन होगा। यदि ई नॉट की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल सा थर्ड एप्लीकेशन। एंड द फोर्थ लास्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे। लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है वो क्या बताता है, तो फोर्थ एप्लीकेशन है कि कैपेबिलिटी ऑफ मेटल टू डिस्प्लेस
displace hydrogen gas from acid मतलब हमें ये देखना है कि कौन से मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। जैसे जिंक है, जैसे हम एग्जांपल लें, सिंपल सा हम एग्जांपल लें तो आप देखेंगे कि जैसे हमने जिंक प्लस H2SO4 को रिएक्ट किया तो हमें मिल जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्यों भाई? अब देखिए जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो हमारा जो एप्लीकेशन क्या कह रहा है, हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, और कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया जिंक, जो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, आपका ये एसिड है, तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अब है कि क्यों करता है, क्योंकि जो जिंक है, आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने जो आपको बताई, देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो एसिड से हाइड्रोजन को निकालेंगे, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो जो है एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्यों? सिंपल सा है, क्यों लिबरेट करता है? क्योंकि भाई हाइड्रोजन एग्जिस्ट एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो क्यों ये लिबरेट करा, तो सिंपल सा मतलब ये है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप सिंपल सा रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन कहाँ पर है, जिंक कहाँ पर है, हाइड्रोजन के ऊपर है। तो जिंक एग्जिस्ट एबव हाइड्रोजन एलिमेंट, जिंक एग्जिस्ट एबव हाइड्रोजन एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होंगे कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो सिंपली आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स या फिर मेटल, जो हम क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं तो सभी मेटल ही हैं, दोज एलिमेंट और मेटल which are exist above hydrogen element in electrochemical series, they liberate hydrogen gas when रिएक्ट विथ मेटल। तो सिंपल सा कहने का मतलब हमारा ये है कि वो सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं जब मेटल से रिएक्ट करते हैं। अगला है कि ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स या मेटल which are below than hydrogen element in electrochemical series, they cannot liberate हाइड्रोजन गैस when react with metal। सिंपल सा जो भी हमने लिखा आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि वो सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से
ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हाइड्रोजन गैस एसिड से रिएक्ट करने के बाद निकालेंगे, और ऐसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन के नीचे हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करते। तो यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बहुत ही ध्यान से इसको याद करना है, इसे समझना है, इसलिए क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो जो भी चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने बताई है उसे आपको याद रखना है और उस पर बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चन है उन पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो इस पे एग्जाम में 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए नर्स्ट ने दिया था इसलिए इसका नाम पड़ गया नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी है, नर्स्ट इक्वेशन का यूज क्या है, नर्स्ट इक्वेशन कहाँ पर यूज होता है, तो देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन का यूज क्या है। नर्स्ट इक्वेशन जो है ये ई नॉट की वैल्यू निकालता है या ई की वैल्यू जो है किसी भी कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन की आवश्यकता पड़ी। तो कहने का मतलब नर्स्ट इक्वेशन क्या करता है, नर्स्ट इक्वेशन मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर। इसको दिया नर्स्ट ने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या है इसको देखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो नर्स्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए पहले हम देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। एक इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, तो सिर्फ इक्वेशन हमको देखनी। तो पहले नर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, दैट इज ई सेल या ई इक्वल टू ई सेल भी लिख सकते हैं या आप ई भी लिख सकते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। उसके बाद आता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। ये है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखिए इसका क्या मतलब, ई सेल क्या है, ई सेल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। और ये क्या है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, ये स्टैंडर्ड नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। आर क्या है, आर दैट इज गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या है फैराडेज कांस्टेंट है। और यहाँ पर क्या देखना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखनी है। तो जो चीजें आपको नहीं पता है वहाँ इसको यहाँ पर एक देख लेंगे सिंपल सा कि ई सेल क्या है, ई सेल दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। क्लियर है। ई नॉट सेल दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। और आर दैट इज गैस कांस्टेंट और आर की वैल्यू यहीं पर ले लेंगे 8.314 जूल पर मोल। आर की वैल्यू हमें इसको रखनी है, फिक्स वैल्यू होगी, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल। और एफ क्या है, एफ दैट इज फैराडेज कांस्टेंट, फैराडे स्थिरांक। अभी हम देखेंगे फैराडे का लॉ। तो फैराडेज स्थिरांक और एफ की वैल्यू होती है 96500 पर कूलॉम्ब। तो ये दो चीजें हमें, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल और फैराडे की वैल्यू ये हो गई। अब क्या बच गया, आर और टी। देखिए टी क्या है, टेम्परेचर। टी है हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है।
T दैट इज टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लेते हैं तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। तो T हो गया 298 केल्विन, और N रह गया, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, या तो गेन हो रहा है या तो लॉस हो रहा है, गेन या लॉस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए वैल्यूज का फिक्स वैल्यू जो है हमारे पास, R की वैल्यू फिक्स है, फैराडे की वैल्यू फिक्स है, और जो है हमारे पास T की वैल्यू फिक्स है। तो इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर रख करके तब कैलकुलेट करेंगे ताकि नस्ट इक्वेशन छोटा हो जाए हमारा। तो इसी नस्ट इक्वेशन में हम रखेंगे, तो E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट सेल माइनस 2.303, R की जगह पे क्या रख देंगे 8.314, T की जगह पर 298, और N नहीं रखेंगे क्योंकि रिएक्शन में N की संख्या बदलती रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होती रहेगी। Tn नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, हम उन्हीं वैल्यू को रख रहे हैं जो फिक्स हैं। और N F की वैल्यू, फैराडे स्थिरांक की वैल्यू फिक्स रहेगी, इसको रख देंगे। एंड लॉग प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करने पर हम डायरेक्ट कैलकुलेट वाली वैल्यू रख देंगे, तो क्या आता है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये सिंपल सा छोटा सा इक्वेशन, इसको उससे याद रखने से अच्छा है, कहने का मतलब E सेल इज इक्वल टू, ये जो हमने इक्वेशन बताया इसको याद रखने से बेटर है कि आप इसे याद रखें, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल लगाना आसान है, क्योंकि आपने R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू रख करके इस इक्वेशन को छोटा कर दिया। तो दैट इज नस्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका, ये है नस्ट इक्वेशन, ये है आपका नस्ट इक्वेशन। अब हमें सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लेना है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल, मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, ये हमारा है दैट इज M ही ले लेते हैं, मेटल, M का मतलब हुआ मेटल। अब यहाँ पे मान लीजिए हम ले रहे हैं Mn प्लस, कहने का मतलब ये है कि मेटल आयन ये इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, कहने का मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को हमने क्यों लिया है, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह पर रखना है। तो रिएक्टेंट क्या हो गया, Mn प्लस और मेटल आयन, और M क्या हो गया, ये आपका जो है प्रोडक्ट हो गया। तो अब हम इसको रख लेंगे, देखिए इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग, प्रोडक्ट की जगह पर क्या रख दिया, कंसंट्रेशन नहीं पता लेकिन हमें प्रोडक्ट मालूम है, तो प्रोडक्ट की जगह पर रख देंगे, प्रोडक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट इज M प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, किसी भी रिएक्शन में आपको मालूम है कि प्रोडक्ट किधर होता है, रिएक्टेंट किधर होता है, तो M दैट इज प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट की जगह पर हम क्या लिख देंगे, दैट इज Mn प्लस, इसको रख देंगे। अब इसकी कंसंट्रेशन रखनी है हमको, तो E सेल, तो दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N। अब लॉग है M, देखिए M क्या है, प्योर मेटल, यदि प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल है, यानी कि M जो है हमारा प्योर मेटल है, तो प्योर मेटल की जो कंसंट्रेशन होती है ये होती है 1 मोलर, तो 1 हो गया। M की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर, तो M की जगह पर कितना रख देंगे, 1, कहने का मतलब कोई भी मेटल यदि प्योर कंडीशन में है तो उसकी कंसंट्रेशन होगी 1, और Mn प्लस ऐसे ही रख देंगे, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन, यहाँ पर Mn प्लस रख देंगे, Mn प्लस इसको रख देंगे, इसकी कंसंट्रेशन जो होगी उसको हम निकालेंगे। तो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिल गया फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन, ये हमारा नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन क्लियर है। अब यदि हम नस्ट इक्वेशन जो है हम अगले सेल के लिए रखते हैं, सेल किसी सेल के लिए हम जो है नस्ट इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा देखेंगे इसमें। तो नस्ट इक्वेशन फॉर सेल
नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रोड दोनों होंगे, कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। तो पहले जो नर्स्ट इक्वेशन हमें मिली है उसको लिख लें। क्या हो जाएगा, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0 पॉइंट, ये वाला लिखेंगे 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पहले हम इसको रख देंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कॉमन एग्जांपल जो अब तक हम लेते आए हैं, जिंक Zn और प्लस Cu2 प्लस, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2 प्लस और कॉपर। अब हम इस रिएक्शन को देखें तो जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि इसको हम देखें तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आपको पता है तो दोनों रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब हम इसकी वैल्यू को हम किस पे रखें, इस नर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या मिल जाएगा, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब प्रोडक्ट की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, तो प्रोडक्ट की जगह पर रख देंगे Zn2 प्लस Cu। क्लियर है। रिएक्टेंट की जगह पर क्या रख दें, Zn, और यहाँ पर क्या रख दें, Cu2 प्लस, ये हमने रख दिया। अब हमने कहा कि जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल जैसे कॉपर और जिंक, ये तो मेटल आयन है, लेकिन जो प्योर मेटल है उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी। कहने का मतलब कॉपर की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर, और साथ में जिंक की भी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर। बिकॉज क्योंकि जो है बिकॉज दे आर प्योर मेटल, क्योंकि ये प्योर मेटल है। जब प्योर मेटल होगी तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। तो देखिए ई सेल कुछ ऐसा हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और यहाँ पर Zn2 प्लस, और इसकी जगह पर क्या हो गया, 1, और यहाँ पर भी 1 हो गया, तो इसकी क्या हो गया, Cu2 प्लस। तो ये हमको मिल जाएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि प्योर मेटल होगा तो कंसंट्रेशन उसका 1 होगा, यदि प्योर मेटल नहीं है तो जो कंसंट्रेशन उसका दिया होगा तो उसके लिख देंगे। तो ये भी क्या है आपका नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन को सेल के लिए थोड़ा सा नर्स्ट इक्वेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।